सभी को नमस्कार। और आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास को लेकर के। देखिए, राजस्थान इतिहास का जो अपना सेकंड टॉपिक है, राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। इससे पूर्व में हम लोग राजस्थान का पुरातात्विक स्थल से संबंधित जो टॉपिक था उसका अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू और एमसीक्यू आधारित और उसकी व्याख्या से संबंधित जितने भी तथ्य इंक्लूड किए जा सकते हैं उन सभी को इस कक्षा के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब इस कक्षा का बनाने का उद्देश्य यह है क्योंकि जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके पास उस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो टॉपिक पूछे जाएंगे उनसे संबंधित जितने भी राजस्थान के अंदर एग्जाम आयोजित करवाई जाती हैं उनके अंदर पूछे गए उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं उन सभी एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चनों का यदि विद्यार्थी एनालिसिस कर लेता है, उन क्वेश्चनों को पढ़ लेता है, तो उसका लगभग 80% काम वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसी आधार पर इसी चीज को मान करके हम लोगों ने ये सीरीज चालू की है जिसके अंदर राजस्थान के इतिहास का पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, और दूसरा है अपना राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। इसी आधार पर हम लोग राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का हम लोग एक एक कर करके एमसीक्यू और पीवाईक्यू के आधार पर अध्ययन करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अपन जाने कि राजस्थान के चाहे जो भी बोर्ड हो, कितने भी बोर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम आयोजित करवाते हैं, जैसे अधीनस्थ बोर्ड है, आरपीएससी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हुआ, या आप हाई कोर्ट, राजस्थान पुलिस, या इसके अलावा भी जो भी जलदाय विभाग है, बिजली बोर्ड है, इसके द्वारा एग्जाम आयोजित करवाई जाती हैं। उन सभी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको टॉपिक वाइज एक जगह संग्रह करके और उनका व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है। इसी को हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। और आज के टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत से संबंधित है, जिसके अंदर शिलालेख एवं प्रशस्तियां कहाँ कहाँ से मिली है, इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या आते हैं। लगभग 400 के आसपास पीवाईक्यू और एमसीक्यू आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। तो इसका हम शुरुआत करते हैं। और बात यदि इसकी की जाए कि आंसर की हमने कहाँ से तैयार की है, तो ये ऑथेंटिक बुकों से और बोर्ड के द्वारा जो अंतिम रूप से आंसर माना गया है उसी को मद्देनजर और ध्यान में रख करके ये क्वेश्चनों के आंसर की आप लोगों के लिए तैयार की गई है। अब हम बिना समय को जाया किए हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत और वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ये क्वेश्चन आरएस 2016 और एआरओ एग्रीकल्चर 2022 के अंदर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा घोसुंडी का अभिलेख। देखिए, घोसुंडी का अभिलेख जो है ये द्वितीय शताब्दी का अभिलेख है और ये कहाँ पे मिला था, तो ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। और इसके बारे में देखिए और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसकी भाषा पूछी जाती है कि ये किस भाषा के अंदर लिखा गया है, तो इसकी भाषा क्या है? भाषा तो इसकी है संस्कृत। और यदि इसकी लिपि के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मणी लिपि है। ध्यान में रखना है, इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि है। अब इसके बारे में हम और तथ्य देखें कि गोसुंडी का जो अभिलेख है यह चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है और गोसुंडी के शिलालेख को सर्वप्रथम डॉक्टर बी.आर. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। ये जितने भी तथ्य आप लोगों को दिए गए हैं सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस एग्जाम में पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है सारे के सारे इस वीडियो को देखने के बाद में हल हो जाएंगे। दूसरा बिंदु आपका दिया गया है कि यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। जो क्वेश्चन वर्तमान में हमने अध्ययन किया है इसी बिंदु का है। इस अभिलेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व भागवत धर्म का प्रचार, संघर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ की प्रचलन आदि से रहा है। तो ये इससे संबंधित तथ्य थे। नेक्स्ट, गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? हमने अध्ययन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। गोसुंडी अभिलेख की किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। देखिए, कनिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य जैविक 2019 और जेएन इलेक्ट्रिक डिप्लोमा या डिग्री 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान में रखना है, गोसुंडी के अभिलेख की भाषा क्या है? संस्कृत, और लिपि क्या है? ब्राह्मणी। नेक्स्ट, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि के अंदर लिखा गया था? लैब असिस्टेंट जियोग्राफी 2022 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? RS 2009 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो 1460 ईस्वी पूर्व में लिखी गई थी। इसके अंदर ये जो महाराणा कुंभा का लेखन है इसका प्रकाश डाला गया है। और इसके अंदर जो महाराणा कुंभा है इनको कई प्रकार की उपाधियां दी गई हैं, उन्हीं का विवरण भी इसी के अंदर से इसके माध्यम से मिलता है। इनको क्या क्या कहा गया है उसके अंदर देखिए, एक तो अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, इसके अलावा हिंदू सुल्ताना, हिंदू सुल्तान, इसके अलावा बात की जाए छाप गुरु, छाप गुरु और हाल गुरु। इनकी उपाधियां जो दी गई हैं महाराणा कुंभा को, इसकी इसका विवरण भी कहां से मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसी के माध्यम से मिलता है। इससे संबंधित और तथ्यों की यदि बात की जाए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में महाराणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विशुद्ध विवरण मिलता है। बिल्कुल सही बात है। यह प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा जाता है, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि ग्रंथों का विवरण कहां से प्राप्त होता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, यहीं से मिलता है। इस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्ताना, रासायन, राणो राणोरासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, सेल गुरु जैसी उपाधियों से भी पुकारा गया है। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे RS 1999, जेल प्रेरी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अत्रि कवि जो है इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। और अत्रि कवि देखिए इनका निधन हो गया था, आपको इतना ध्यान में रखना है। इनका निधन होने के बाद में इसका पुत्र था अत्रि पुत्र महेश, जिसको कहा जाता है, ये भी कवि रहा है। कवि महेश ने इसको पूरा किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको यदि अत्रि कवि ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो क्या मिलेगा आपको? कवि महेश भी दिया हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट, इससे संबंधित यदि तथ्यों की बात की जाए तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख जो है 3 दिसंबर 1914 ईस्वी विक्रम संवत 1517 में प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख रखा गया है। श्लोक 3 से 8 तक बापा का वर्णन, फिर हमीर का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बप्पा रावल थे इनका वर्णन कीर्ति स्तंभ के किन श्लोक के अंदर प्राप्त होता है? तो श्लोक 3 से 8 तक इसका वर्णन मिलता है और उसके बाद में हमीर का वर्णन मिलता है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र महेश भट्ट ने इससे पूरा किया, जिसका इस प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? JN एग्रीकल्चर डिप्लोमा यह है जो एग्जाम 2022 की, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ के जो गोहिल शासक थे इनका वर्णन चिरवा के शिलालेख से प्राप्त होता है। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? यह किसके द्वारा इनकी रचना की गई है? तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रणछोड़ भट्ट हो जाएगा इसका आंसर। रणछोड़ भट्ट तेलंग भी आप लिख सकते हैं, आपको पूरा नाम क्या मिल सकता है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। देखिए ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड हिंदी 2011, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2020 और लेब असिस्टेंट 2022 के अंदर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रणछोड़ भट्ट तेलंग। देखिए ये जो थे ये मेवाड़ के जो महाराणा थे आपके राज सिंह, उनके दरबारी कवि थे। और आपको पता होगा राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण भी किसका करवाया हुआ है? राज सिंह का करवाया हुआ है। अब इनके बारे में और तथ्य देखें कि राज प्रशस्ति जो है ये 1676 ईस्वी या विक्रम 1732 के अंदर इसका निर्माण ये मिली थी। जिस राजसमंद जो है वहां पे ये प्राप्त हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी ये ये प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, ये रणछोड़ भट्ट तेलंग जो थे इनके द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के आदेश के अनुसार राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल की पर लगी 25 पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर संस्कृत में
24 सर्गों के अंदर उत्कीर्ण की गई है। इसके अंदर कुल 1106 श्लोक हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि राज प्रशस्ति के अंदर ये किस भाषा में लिखी गई है। तो भाषा तो आपकी क्या हो जाएगी, संस्कृत। और 24 सर्गों के अंदर ये उत्कीर्ण की गई है, जिसके अंदर 1106 श्लोक शामिल हैं। इससे मालूम होता है कि राजसमंद की निर्माण 14 वर्षों में दुष्य काल के मय श्रमिकों के मय काम निकालने के लिए करवाया गया था। ये जो भी तथ्य हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि राज प्रशस्ति की भाषा क्या है, संस्कृत। कितने सर्गों के अंदर ये उत्कीर्ण की गई है, 24 सर्गों के अंदर उत्कीर्ण की गई है। कुल 25 पत्थरों के ऊपर ये लिखी गई है और इसके अंदर कुल श्लोक कितने हैं, 1106। नेक्स्ट, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है। जेल प्रहरी 2018 के अंदर ये सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया था। तो मुगल मेवाड़ की जो संधि है, इसका उल्लेख कौन सी प्रशस्ति के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, राज सिंह प्रशस्ति के अंदर मिलता है। नेक्स्ट, राज सिंह प्रशस्ति काल क्या रहा है। जेईएन डिप्लोमा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1676 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। पटवारी 2016, जेल प्रहरी 2018 और जेईएन यांत्रिकी डिप्लोमा 2020, अन्वेषण सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से रिपीट होते हैं। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वही हैं जो आरपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, वो अधीनस्थ बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो पूछे जाते हैं वो आरपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से रिपीट होते रहते हैं। यदि उसके क्वेश्चन को, स्वरूप को यदि एग्जामिनर चेंज करता है तो किस प्रकार से करता है, ये सारी चीजें जानने के लिए अपन लोगों को पीवाईक्यू सीरीज पढ़नी चाहिए। यानी कि सफलता की चाबी आपकी पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू का अध्ययन यदि आप लोग कर लेते हैं तो उस टॉपिक का पूरा निचोड़ आपके पास आ जाता है और आप उस टॉपिक को ग्रहण करने के अंदर ज्यादा सक्षम बनते हैं, यदि आप पीवाईक्यू का अध्ययन कर लेते हैं तो। अपन बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की कि ये वत्स ने ब्राह्मण कहा किस शिलालेख के अंदर कहा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बिजोलिया का जो शिलालेख था उसके अंदर ये कहा गया है। अब देखिए, बिजोलिया का जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था। ये आपको पता है भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, भीलवाड़ा से। और ये जो भीलवाड़ा के अंदर गांव जो है वहां पे पार्श्वनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है। वहां से ये बिजोलिया का शिलालेख जो है प्राप्त हुआ था, भीलवाड़ा के बिजोलिया गांव से। इसके बारे में और तथ्य अपन देखें कि बिजोलिया का जो शिलालेख है ये भीलवाड़ा के अंदर 5 फरवरी 1170 ईस्वी या विक्रम संवत की बात की जाए तो 1226 बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास में एक चट्टान के ऊपर उत्खनन किया गया है। इस लेख में अजमेर सांबर के चौहान वंशीय शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उसकी वंशावली व उनकी उपलब्धियां इस शिलालेख के अंदर दर्शाई गई हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, अजमेर व सांबर के जो चौहान वंशीय शासक थे उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है इस शिलालेख के अंदर। यह लेख दिगंबर देव श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर व कुंड के निर्माण की स्मृतियों में लगाया था। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आखिरकार उनका सभी का अध्ययन इस वीडियो के हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण साधन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चौहान वंश की। अभी अपन ने पढ़ा कि अजमेर और सांबर के जो चौहान थे उनको इस शिलालेख के अंदर ब्राह्मण वत्स गोत्रीय बताया गया है। ये कितनी एग्जामों में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड ग्रेड 2018, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 और जेईएन डिग्री 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट, बिजोलिया अभिलेख का काल क्या है। तो बिजोलिया अभिलेख का काल है 1170 ईस्वी, कनिष्ठ अनुदेशक 2022 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिजोलिया का शिलालेख, जो भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? जेल पुलिस परीक्षा 2017, जेएन डिग्री 2020, कृषि अधिकारी कृषि विभाग की जो एग्जाम हुई है 2021, इनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सांबर झील के आसपास में जो बिजोलिया लेक के अंदर जो दर्शाए गए हैं कि सांबर के आसपास में जो चौहान रहते थे, उसका निर्माता कौन था, उसका निर्माणकर्ता कौन था, या उनका आदि पुरुष कौन था? तो वो वासुदेव थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में और डिटेल अपन अध्ययन करें कि बिजोलिया प्रशस्ति का रचयिता जो था वो गुणभद्र था। यह अभिलेख पृथ्वीराज आई के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें दिए गए कई प्राचीन नामों में से उस समय के कई स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है। यथा जबालीपुर जालोर को कहा जाता था, शाकंबरी सांबर, श्रीमाल भीनमाल को, और विद्यावल्ली बिजोलिया, मंडलकर मांडलगढ़ आदि इन उपनामों से इसके अंदर दर्शाए गए हैं। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चहमन ने 551 ईस्वी के अंदर शाकंभरी के चेहमान, यानी जिनको चौहानों को ही चेहमान कहा गया है इस प्रशस्ति के अंदर, राज्य की स्थापना की, वह सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये सारी जितनी भी जानकारियां मिलती हैं कहां से? बिजोलिया का जो शिलालेख है, बिजोलिया की जो प्रशस्ति है, वहां से मिलती हैं। जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिजोलिया का जो शिलालेख था उसके अंदर इनके नामों का, इन नगरों के नामों का जो उल्लेख किया गया है। ये जेएन डिग्री 2016 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? पीटीआई 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो आपका सही हो जाएगा, अजय राज के काल का है। नेक्स्ट, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए, शुभ चंद्र, आबू के जो अभिलेख हैं इसका लेखक कौन है? शुभ चंद्र। और आपको पता होगा इस शुभ चंद्र को कई बार ऑप्शन में नाम मिलता है सोमेश्वर देव, तो ये भी ध्यान में रखना है। सोमेश्वर देव भी आपको देखने को मिल सकता है। सोमेश्वर देव को ही शुभचंद्र कहा जाता था, और इनके सूत्रधार जो थे वो चंडेश्वर ने इनको खोदा था। ये तो इन्होंने इसके लेखक माने जाते हैं, बाकी इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था? तो आपको एक नाम अलग से दिया जाता है, चंडेश्वर। यदि इसके लेखक का नाम पूछा जाए आबू के अभिलेख का, तो आपका आंसर हो जाएगा शुभचंद्र हो या सोमेश्वर देव। लेकिन इसकी खुदाई का काम किसने किया था? तो वो काम किसने किया था? चंडेश्वर ने। नेक्स्ट, अब देखिए इसकी पूरी जानकारी। नेमिनाथ या आबू के मंदिर की जो प्रशस्ति है, इसको आबू का लेख कहें या नेमिनाथ के मंदिर की प्रशस्ति भी आप बोल सकते हैं। ये प्रशस्ति 1230 ईस्वी में या विक्रम संवत 1287 के अंदर प्राप्त हुई है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव शुभचंद्र ने की थी, और इसे खोद सूत्रधार चंदेश्वर द्वारा खोदा गया था। इसको तेजपाल के द्वारा बनाए गए आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ मंदिर में लगाई गई है। यानी तेजपाल द्वारा जो आबू के अंदर देलवाड़ा का मंदिर बनवाया गया है, उसके अंदर इसको लगाया गया है। परमारों तथा वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दामोदर। अब देखिए इसकी और बात की जाए कि दामोदर द्वारा रचित जो अपराजित का शिलालेख है, यह 661 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन करता है। यानी कि गुहिल शासक जो थे अपराजित, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किस शिलालेख के अंदर मिलता है? दामोदर द्वारा रचित अपराजित के शिलालेख के अंदर प्राप्त होता है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती कुडेश्वर के मंदिर में प्राप्त हुआ है या वहां से मिला है। नेक्स्ट, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा शिलालेख या कौन सी प्रशस्ति प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी प्राप्त करवाता है?
तो प्रयोगशाला साहित्य 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। घटियाला का जो अभिलेख है ये मंडोर के जो प्रतिहार के शासक थे उनकी जानकारी प्रदान करता है। इसके बारे में अधिक जाने कि घटियाला का जो शिलालेख था ये 861 ईस्वी में विक्रम संवत 918 में यह लेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया है। इसमें प्रतिहार नरेश कुकुक का यशोगान न्यायप्रिय जनहित का संपादक वीर व साहसी शासक हैं एवं उनकी वंशावली रोहिल रोहिल सिद्ध से लेकर के ककुक तक की दी गई है। यानी इस घटियाला के शिलालेख के अंदर प्रतिहार शासक हैं इनकी पूरी वंशावली का वर्णन किया गया है। यह लेख संस्कृत एवं व प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है। ध्यान में रखना है घटियाला का शिलालेख जो है कौन कौन सी भाषाओं के अंदर लिखा गया है, तो संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के अंदर लिखा गया है। ध्यान में रखना है क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शिलालेख ऐसा है जो 2 भाषाओं में लिखा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है घटियाला शिलालेख। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख प्राप्त होता है। हर बिंदु आपका क्वेश्चन है। यह अभिलेख का रचयिता मग व उत्कीर्णकर्ता स्वर्णकार कर्षणेश्वर था। इसे ककुक ने उत्कीर्ण करवाया था। इन्हें शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है जो ओसवालों के आश्रित रह करके जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट, घटियाला शिलालेख किस भाषा के अंदर लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा सही, संस्कृत। और यदि साथ में प्राकृत दिया हुआ होता तो वो भी आंसर आपका सही होता। लेब असिस्टेंट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक की अभिरोह पर विजय का दावा करता है, वीडियो मेंस 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3, घटियाला का शिलालेख जो है ये अभिलेख प्रतिहार शासक जो कौकिक था जो अभिरोह के ऊपर विजय प्राप्त करने का दावा करता है, इसका वर्णन इस अभिलेख के अंदर प्राप्त होता है। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जेईएन डिप्लोमा 2020 लेब असिस्टेंट 2022 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, प्रतिहार कुकुक। नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख या शिलालेख जिला व स्थान सुमेलित नहीं है? जेईएन डिग्री 2022 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही के अंदर है। मानमोरी का शिलालेख कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। घटियाला शिलालेख यही आपका गलत हो जाएगा। और चिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उदयपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, घटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों को असत्य कथन की पहचान करनी है। तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर से स्थानांतरित करने का विवरण है। यह तथ्य आपका गलत हो जाएगा। बाकी तथ्य जो है सही है। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उनके वंशजों का विवरण मिलता है, बिल्कुल सही बात है। अभिलेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, यह तथ्य भी सही है। यह अभिलेख 4 अभिलेख के लेखों का समूह है, यह तथ्य भी आपका क्या हो जाएगा? सही। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। यह अभिलेख नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर से स्थानांतरित करने का विवरण मिलता है। इसके अंदर ऐसा कोई भी तथ्य प्राप्त नहीं होता है। बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? पटवारी परीक्षा 2016 में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बड़वा ग्राम जो कोटा है इसके अंदर जो मोखरी के यूप अभिलेख हैं यहां से 3 प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, देखिए बड़वा जो अभिलेख है यूप अभिलेख ये कोटा से प्राप्त हुआ है। कोटा जिले के बड़वा ग्राम के अंदर विक्रम संवत 238 व कृत संवत 295 में 3 यूप अभिलेख मिले हैं। इससे मोखरी वंश के शासकों का वर्णन प्राप्त सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त होता है। इसमें मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों में एक यज्ञ संपादन का उल्लेख है। यह यूप अभिलेखों से देश में बुद्ध धर्म की अवनति एवं हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधि काल में यज्ञादि के पुनरारंभ की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया है। यह मोखरी वंश के शासकों का सबसे पहला व प्राचीन अभिलेख है।
यह एक स्तंभ यूप पर उत्कीर्ण किया गया है। स्तंभ का मतलब खड़े खंबे के ऊपर लिखा गया है। आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है। ये प्राप्त कहां से होता है? कोटा जिले के बड़वा ग्राम से। नेक्स्ट, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश व गण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। मोखरी जो वंश है उनसे संबंधित है। जेईएन डिग्री 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपलब्धि या उपस्थिति के साक्ष्य देता है। सांख्यिकी अधिकारी 2021 के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, बरनाला अभिलेख। अब जो ये बरनाला अभिलेख है, ये जयपुर जिले से 278 ईस्वी के अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। जयपुर जिले से यह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जेल प्रहरी 2017। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, कवि महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद जिले के अंदर 1460 ईस्वी के अंदर मिली है। इसका प्रशस्तिकार जो है कवि महेश था। इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी व भाषा संस्कृत है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की भाषा क्या है? संस्कृत। और लिपि पूछी जाए तो देवनागरी। इससे प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत तथा लिपि नागरी है। पहली शिला में 68 श्लोक है। एकलिंग जी के मंदिर तथा कुटिला नदी के वर्णन का बड़ी स्वाभाविकता है। दूसरी शिला में त्रिंगान ताल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ स्वरूप होने का वर्णन प्राप्त होता है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित इस प्रशस्ति से तत्कालीन मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि वर्तमान में यह कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पे रखी गई है? उदयपुर संग्रहालय के अंदर। इसमें गोहिल वंश का वर्णन व उसकी उपलब्धियां बताई गई हैं। इस लेख में बप्पा रावल को विपृष वंशीय ब्राह्मण बतलाया गया है। ये मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कौन? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। यानी मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी वंशावली की यदि जानकारी कोई प्राप्त करवाता है तो वो अभिलेख या वो प्रशस्ति कौन सी है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो वर्तमान में कहां पे रखी गई है? उदयपुर संग्रहालय के अंदर रखी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एकलिंगी शिलालेख 1488 ईस्वी का लेखक कौन है? तो ये कंप्यूटर अनुदेशक आपका इलेक्ट्रीशियन जो है कनिष्ठ अनुदेशक 2019 उसके अंदर पूछा गया है। तो इसके एकलिंगी शिलालेख का जो लेखक कौन है? महेश्वर है। अब देखिए इसके बारे में और तथ्य अपन देखें कि एकलिंगी प्रशस्ति उदयपुर जिले से प्राप्त हुई है। इसका रचयिता महेश भट्ट या महेश्वर था। इसमें बप्पा रावल के संन्यास लेना व मेवाड़ के गोहिलों का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बप्पा रावल के संन्यास लेने का वर्णन कहां से प्राप्त होता है? एकलिंगी प्रशस्ति से। नेक्स्ट, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? आरपीएससी 2019 जेईएन डिप्लोमा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बरली का जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में और जानकारी देखें, इसको बरली या बड़ली भी बोला जाता है। यह लेख 443 ईस्वी पूर्व अजमेर में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ये अजमेर के अंदर स्थित है, लेकिन राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो बड़ली या बरली। अजमेर से 35 किलोमीटर दूरी पर बड़ली के पास में भिलोट माता के मंदिर से इसको प्राप्त किया गया था। बड़ली का शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि में। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। जेईएन डिग्री 2022 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मणी पंडुलिपि के अंदर लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बतलाता है? कनिष्ठ अनुदेशक फीटर 2019 में पूछा गया है। तो मंडोर का शिलालेख आपको इसकी प्रतिहार शासकों के इतिहास की जानकारी देता है। मंडोर का शिलालेख जोधपुर मंडोर की बावड़ी के शिला पर उत्कीर्ण। इस लेख में 685 के आसपास एक शिव की पूजा पर प्रकाश पड़ता है।
मंडोर का दूसरा लेख 837 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली तथा विष्णु व शिव पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? कनिष्ठ अनुदेशक कोपा 2019। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर का अभिलेख। देखिए, ग्वालियर की जो प्रशस्ति है यह ग्वालियर के मिहिर भोज प्रथम की देन है। यह संस्कृत के उत्तरी ब्राह्मणी लिपि के अंदर उत्तीर्ण किया गया है, यानी भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी ब्राह्मणी है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है, परंतु अनुमानतः यह 880 के लगभग की है। इस लेख का लेखक भट्ट धनिक का पुत्र बालादित्य है। इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी स्रोत कौन सा है? जेईएन डिप्लोमा 2020, आर्थिक अन्वेषण 2018। देखिए, पूर्व का जो ताम्रपत्र है उसके अंदर हाड़ी रानी कर्मावती के जोहर करने का जो विवरण है वहां से प्राप्त होता है। पूर्व का ताम्रपत्र जो है ये चित्तौड़ के आक्रमण के दौरान जो राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जोहर में प्रवेश की घटना को बतलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आरएस के अंदर तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि चित्तौड़ पर जब आक्रमण हुआ था उस समय राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जोहर के अंदर जो प्रवेश करती है या जोहर करती है, तो उसकी घटना जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पूर्व का जो ताम्रपत्र है यहाँ से इसके ये प्राप्त होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि रानी कर्मवती ने जोहर में प्रवेश के समय भूमि अनुदान दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि रानी कर्मावती के द्वारा जोहर करते समय जो भूमि अनुदान में दी गई थी उसका वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पूर्व का ताम्रपत्र आपका जो है यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? जेईएन मैकेनिक डिप्लोमा जो आपका है 2016 उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी के अंदर जो मिला है उसके अंदर इसका विवरण मिलता है। किसानों के ऊपर जो लाग बाग लगाई जाती थी उसका वर्णन किस ताम्रपत्र से प्राप्त होता है? चीकली के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। चीकली का ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में किसानों की वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का विवरण इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। जेईएन मैकेनिक डिप्लोमा 2016 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी। देखिए, हर्षनाथ की जो प्रशस्ति है यह हर्षनाथ की प्रशस्ति हर्षनाथ सीकर जिले के अंदर स्थित है, वहां से प्राप्त हुआ है। मंदिर के अंदर इस प्रशस्ति को 973 ईस्वी या विक्रम संवत की बात करें तो 1030 ईसा के अंदर यह मिला था। इससे हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि हर्षनाथ का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अल्लट के द्वारा करवाया जाना बताया गया है। कहाँ बताया गया है? हर्षनाथ की जो प्रशस्ति है उसके अंदर। इसमें चौहानों का वंशक्रम व उसकी उपलब्धियां, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख इसी के अंदर प्राप्त होता है। यह चौहान शासक विग्रह राज के समय की देन है। इसमें बांगड़ को वारगट कहा गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये पता नहीं कितनी एग्जामों में पूछा गया है और हर बार बच्चों का गलत होता है। वांगड़ का वारगट लिखा जाना या ऐसा विवरण किस शिलालेख से या किस प्रशस्ति से प्राप्त हुआ है? तो ये चौहान वंश शासक विग्रह राज के समय की देन है और ये हर्षनाथ पर्व जो प्रशस्ति है इससे ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। कौन से ग्राम से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 परदाड़ा से प्राप्त होता है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 और एआरओ 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। महाराणा कुंभा के समय में प्राचीनतम अभिलेख विक्रम संवत इतने ही जो प्राप्त हुए हैं, ये पर पदराड़ा जो गांव है
वहां से प्राप्त होता है। रसिया की छतरी अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1, रसिया की छतरी जो है नरवर्मा गुहिल अभिलेख का नाम उत्कीर्ण किया गया है। रसिया की छतरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण। इस लेख में मेवाड़ के गुहल वंशीय शासकों बप्पा से नरवर्मा तक की जानकारी प्राप्त होती है। इस रचना प्रियपट्टू के पुत्र वेद शर्मा ने की है। इस लेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जनजीवन एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी नागदा एवं देलवाड़ा के अंदर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? जेएन यांत्रिकी डिग्री 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका सही हो जाएगा। चित्तौड़ का जो प्रारंभिक इतिहास है इसका उल्लेख मानमोरी के जो अभिलेख है इसके अंदर प्राप्त होता है। इसके बारे में और अपन जानकारी देखें कि मानमोरी का जो लेख है ये चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त होता है। मानसरोवर झील विक्रम संवत 770 व सन 713 में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण। इस लेख में अमृत मंथन की कथा, उसके संबंध में लगाए गए कर तथा 4 मौर्य राजाओं यानी महेश्वर, भीम, भोज व मान का उल्लेख इसके अंदर प्राप्त होता है। इससे यह रचयिता प्रशस्तिकार पुष्य नाग भट्ट का पुत्र एवं उत्कीर्णकर्ता जो था शिवादित्य का उल्लेख मिलता है। चित्तौड़ से कर्नल टोड को प्राप्त इस लेख से ये उस समय के राजाओं के द्वारा लिए जाने वाले करों, युद्ध में हाथियों का प्रयोग, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने आदि की जानकारी इस लेख से प्राप्त होती है। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है जिसमें चित्तौड़ का निर्माण करवाया गया था। जब कर्नल टोड ने इसे इंग्लैंड ले जा रहा था तो असंतुलन के कारण समुद्र में फेंकना पड़ा था। यानी कि मानमोरी का जो लेख है यह चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। कर्नल टोड जब इसको लेकर के इंग्लैंड जा रहे थे तो जब इस असंतुलन होने के कारण इसको इन्होंने समुद्र के अंदर फेंक दिया था, ऐसा विवरण मिलता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं? कॉलेज व्याख्याता 2007 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, राजस्थान से। नेक्स्ट देखिए सिक्के व मुद्राएं जो हैं ये आहत मुद्राएं पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा सिंधु मैदान के महाजनपद काल का है। बेराट के उत्खनन में एक कपड़े की बंधी हुई चांदी की 8 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सांबर के उत्खनन में 6 पंचमार्क, रेड के उत्खनन में 3075 चांदी के पंचमार्क मुद्राएं व रंग महल भी आहत मुद्रा आदि यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या रहा है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक। एरो हॉर्टिकल्चर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट डोडिया क्या है? जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम सिक्का है, उसको डोडिया कहा गया है। देखिए इस डोडिया को डोलिया भी कहा जाता है, दोनों नाम आपको ध्यान में रखने। ये जैसलमेर के अंदर जो तांबे का सिक्का प्रचलन में था उसी को डोडिया या डोडिया कहा जाता था। गधिया गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? अन्वेषण परीक्षा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, उदयपुर जिले से संबंधित था। अब इसके बारे में अपन देखिए कि गादिया सिक्का जो है ये मेवाड़ के कई स्थानों पर हूणों द्वारा प्रचलन तांबे के गदिया सिक्के मिले हैं जो क्षत्रप एवं प्रतिहार शासक ने सिक्कों के चिन्हों को पतला कर बनाए गए। इसमें चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता और गद्दे के मुंह जैसा दिखाई देने के कारण इसको गदिया सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे गदिया सिक्के त्रिभुवन नगरी, सिरोही, रेणी, नर्बद आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। देखिए मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है, जेल प्रेरी 2011 के अंदर ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है, यानी रामशाही, रावलशाही, डोडिया तीनों नहीं है।
अब देखिए मेवाड़ जिले के सिक्के हैं कौन से। मेवाड़ जिले के सिक्के ये आपके सामने दिए गए हैं। चित्तौड़ी, डिंगला, त्रिशूलिया, भिवाड़ी, उदयपुरी, मुंगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, फतेह शाही या भोपाल शाही या शाह आलमी, मेवाड़ के सिक्के ये हैं जिनके नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से प्राप्त हुआ है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2009, पुलिस कांस्टेबल 2005 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो झाड़साई सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं, जयपुर जिले से प्राप्त होते हैं। झाड़साई सिक्के जो हैं ये जयपुर के कछवाहा नरेशों के मुगल काल में चलाए गए थे। तोल में 1 तोला था, यानी इस एक सिक्के का वजन तोल के अंदर 1 तोला हुआ करता था झाड़साई सिक्के का। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन में स्थानीय सिक्के बंद हो गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुद्राएं जारीकर्ता सुमेलित नहीं है। कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो झाड़साई सिक्का जयपुर राज्य से था। विनोद चौहान वंशीय। विजय शाही सिक्का बीकानेर। डब्बू शाही मारवाड़। तो विजय शाही सिक्का जो आपका है ये बीकानेर राज्य से नहीं था। ये कहां से था इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए विजय शाही सिक्का जो आपका है ये जोधपुर रियासत का सिक्का था। जो जोधपुर रियासत के अंदर महाराजा विजय सिंह थे। 1752 से लेकर के 1793 ईस्वी तक इन्होंने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने, चांदी व ताने, विजय शाही सिक्के व डोले यहाँ पे बनवाने का कार्य किया था। जयपुर रियासत से विजय शाही का संबंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर बेसिक अनुदेशक 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, विजय शाही बीकानेर। देखिए अखे शाही जैसलमेर ये सही है, झाड़ शाही जयपुर सही है, गज शाही जोधपुर और विजय शाही हाल ही में अभी अपन ने पढ़ा है कहाँ का था। विजय शाही सिक्का आपका ये जोधपुर का था, न कि बीकानेर का। नेक्स्ट, लुलिया व लुल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था। जेल प्रहरी 2018 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान में रखना है। लुलिया और लुल्लू शाही सिक्के कहाँ से मिलते थे। सोजत। सोजत कहाँ पे पड़ता है, पाली के अंदर। नेक्स्ट, सोजत की टकसाल के सिक्के जो थे वो सोजत टकसाल के सिक्कों की लुलिया व बिल्लू शाही कहलाते थे। सोजत की टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी और श्री महादेव शब्द की उत्कीर्ण होना लगा था। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकित होने के कारण इन्हें बाईसंदा सिक्के भी कहा जाता था। यानी कि सोजत की जो पाली की जो सोजत की टकसाल थी वहां पे जो सिक्के बनते थे उनको बाईसंदा भी कहा जाता था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय का जो राज्य था वर्ष 2022 वो इस पर अंकित होने के कारण इसको बाईसंदा कहा जाता था। रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से था। जेल प्रहरी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, अलवर। देखिए अलवर के सिक्के जो है अखेशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही टक्का व अंग्रेजी पाव आना सिक्का, ये कहाँ के थे, ये अलवर के सारे सिक्के थे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है। कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए स्वरूप शाही मेवाड़ का था, मदन शाही बीकानेर, ये आपका गलत है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मदन शाही सिक्का बीकानेर का नहीं था, कहाँ का था, कोटा का था। विजय शाही सिक्का आपका जोधपुर का था, झाड़ शाही आपका जयपुर का था। तो इस यदि मदन शाही के अलावा यदि कोटा की ओर बात करें तो इनके अलावा 2-3 नाम और आते हैं। एक तो हाली, और हाली के अलावा आता है गुमान शाही। गुमान शाही ये सिक्के भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, कोटा से। राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी व उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। आरएस प्री एग्जाम 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बीकानेर का ऐसे सिक्के थे जिनके ऊपर एक साइड में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ था और दूसरी साइड के अंदर उर्दू लिपि के अंदर महाराजा का नाम अंकित हुआ करता था।
महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में 1887 से 1943 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रचलित चांदी के गोलाकार सिक्के कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल में भी ढाले हुए हैं। इन्हें गंगा शाही सिक्के कहा जाता है। इन सिक्कों में से एक ओर महारानी विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी ओर चारों ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस तथा दूसरी ओर इसके अंदर देवनागरी लिपि उर्दू के अंदर महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित थे। इसी कारण इन सिक्कों को गंगा शाही सिक्के भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ढींगला भंडीरिया नाथद्वारिया जेईएन डिप्लोमा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सिक्के थे और कहाँ के थे? मेवाड़ राज्य के सिक्के थे। मेवाड़ से प्रचलित तांबे के सिक्कों को ढींगला भंडरिया व नाथद्वारिया कहा जाता था। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के ढींगला, भीलिया, भिलाड़ी व त्रिशूलिया, भंडीरिया, नाथद्वारिया आदि नामों से जाने जाते थे। चांदी के सिक्कों को द्रंप व रूपक तथा तांबे के सिक्कों को कृष्णार्पण कहा जाता था। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पशु बलि, धनुष, मनुष्य तथा वृक्षादि का चिन्ह अंकित कर रहता था। ये चौकोर होते थे। इसी प्रकार का तांबे का एक सिक्का ढींगला भी यहाँ पे प्रचलित था। तो ये कहाँ के थे? मेवाड़ के अंदर प्रचलित थे। नेक्स्ट, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? पटवार मुख्य परीक्षा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो 31 जो है ये कुचामन की टकसाल के अंदर बनता था और इनकी विशेषता क्या होती थी कि ये सन 1838 में कुचामन के ठाकुर महाराजा मान सिंह जी ने आज्ञा से प्राप्त कर यहाँ के चांदी के कुचामन या सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31 कहलाया। इसको बोपुसाही और बोरसी रुपया भी कहा जाता था। तो ये कहाँ का था? कुचामन की टकसाल में बनने वाले सिक्कों को 31 कहा जाता था। उसका कारण ये था क्योंकि शाह आलम द्वितीय का जो 31वां वर्ष होने के कारण इन सिक्कों के ऊपर 31वां अंकित होने के कारण 31 कहा जाता था। किस मुगल शाह ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? जेएन यांत्रिकी डिग्री 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अकबर के दौरान। अब इसकी बात की जाए कि सिक्का एलची जो है ये चित्तौड़ के टकसाल के अंदर मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़ की विजय के उपरांत जहांगीर आदि के ढाले गए सिक्कों को सिक्का एलची कहा जाता था। महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कंवरी की स्मृति में चांदोड़ी रुपया 8 अन्नी, 54, 2 अन्नी व 1 अन्नी के सिक्के जारी किए थे। इन पर फारसी अक्षर अंकित थे। ध्यान में रखना है, चित्तौड़ की जो टकसाल थी उसके अंदर ये सिक्का एलची बनता था। इसके अलावा यदि बात की जाए कि जो भीम सिंह थे उन्होंने अपनी बहन चंद्रकुमारी की स्मृति के अंदर कुछ सिक्के चलाए थे जो जिसके ऊपर फारसी भाषा में अक्षर लिखे हुए थे। नेक्स्ट, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? एआरओ 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोमल देवी के द्वारा। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? राजस्थान पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाद की शिव प्रतिमा जो है अजमेर जिले से प्राप्त हुई है। इसकी बात की जाए कि अजमेर के नाद की शिव की प्रतिमा कुषाण शासकों के संपर्क ने राजस्थान के पत्थर व मृणय मूर्तिकला में एक नवीन मोड़ दिया है, जिसमें नमूने अजमेर के नाद की शिव प्रतिमा, सांबर का स्त्री धड़ अश्व तथा आजामुख हाग्रीव या अग्नि की मूर्ति में अपने आप के कला में अद्वितीय नमूने थे, जिसके कारण इनकी ये प्रतिमा यहाँ पे प्रचलित थी। अजमेर के नाद की शिव की प्रतिमा ये प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।